बच्चों, कल के लेक्चर में ये था कि जो सहायक पुस्तकें होती हैं वो क्या हैं, उनके सहायक पुस्तकें और खाता बही में डिफरेंस बताया गया था। सहायक पुस्तकें और समानताओं में बात की गई थी, खाता बही और सहायक पुस्तकों की समानताओं। आज हम लेक्चर 2 उसी चैप्टर का सहायक पुस्तकों का वर्गीकरण देखेंगे, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सिडियरी बुक, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सिडियरी बुक, सहायक पुस्तकों का वर्गीकरण। बच्चों, कुल हमारी 8 सहायक पुस्तकों का जिक्र किया जाता है। वैसे तो सहायक पुस्तकें हम अपने व्यवसाय के हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं, जैसा व्यवसाय होगा, व्यवसाय का जैसा नेचर होगा, उस हिसाब से अपने व्यवसाय में हम सब्सिडियरी बुकों का प्रयोग करते हैं। अगर व्यवसाय बड़ा है तो कहीं कहीं पर एडवर्टाइजमेंट बुक, स्टोर बुक इत्यादि हम लिखते हैं, बनाते हैं। ये जो 8 पुस्तकें हैं, जिसमें पहला रोकड़ पुस्तक कैश बुक, दूसरा क्रय बही परचेज बुक, तीसरा विक्रय बही जिसे हम सेल्स बुक कहते हैं इंग्लिश में, चौथा पॉइंट क्रय वापसी बही परचेज रिटर्न बुक, और 5वां पॉइंट विक्रय वापसी बही सेल्स रिटर्न बुक, 6ठा पॉइंट प्राप्ति पत्र बही बिल्स रिसेबल बुक, 7वां पॉइंट देय विपत्र बही बिल्स पेबल बुक, और 8वां मुख्य रोजनामचा जनरल प्रॉपर्टी। बच्चों, कैश बुक को जब हम देखते हैं तो इसका हम विभाजन 4 तरीके से कर लेते हैं। सिंपल कैश बुक मतलब साधारण रोकड़ बही, डबल कॉलम कैश बुक 2 खाने वाली रोकड़ बही, 3 कॉलम कैश बुक 3 खाने वाली रोकड़ बही, पीटी कैश बुक जिसे खुदरा रोकड़ पुस्तक कहते हैं। ये रोकड़ पुस्तक का ही विभाजन है, जो कि हम आगे देखेंगे। हम एक एक करके सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक, पीटी कैश बुक कैसे तैयार की जाती है, क्यों उसको सिंपल कैश बुक कहा जाता है, या 1 कॉलम कैश बुक कहा जाता है, या डबल कॉलम कैश बुक इसे 2 खाने वाली रोकड़ पुस्तक क्यों कहते हैं, 3 कॉलम कैश बुक इसे 3 खाने वाली रोकड़ पुस्तक क्यों कहते हैं, पीटी कैश बुक इस पुस्तक में हम कैसे लेन देन का लेखा करते हैं, ये देखेंगे। अर्थात रोकड़ पुस्तक में केवल नगद प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा होता है। ये हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि कैश बुक अगर हम बना रहे हैं तो उसमें केवल ओनली फॉर कैश रिसीव्ड एंड पेमेंट का लेखा करेंगे। दूसरी बही जैसा कि क्रय बही इसका नाम है, अर्थात हम जो माल खरीदते हैं उनका लेखा इसमें किया जाता है। लेकिन हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि केवल माल का उधार क्रय का लेखा इसमें हम करेंगे। माल का उधार क्रय, माल, अब यहां पर बच्चे गलत कर देते हैं। गलत ये करते हैं कि जैसे हम माल का उधार क्रय, अब फर्नीचर खरीद रहे हैं, मशीन उधार खरीद रहे हैं, या जो भी संपत्तियां हम अगर उधार खरीद रहे हैं तो बच्चे इसी में आकर के इसका लेखा कर देते हैं। बिल्कुल रॉन्ग, बिल्कुल गलत होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल ओनली फॉर माल किसे कहते हैं, बिजनेस का नेचर, हम जिस चीज का व्यवसाय करते हैं उससे संबंधित यदि हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसे हम
माल का उधार क्रय कहेंगे। अगर उधार खरीदते हैं तो उधार कहेंगे, और अगर नगद खरीदते हैं तो हम उसका लेखा कैश बुक में करते हैं। आगे है विक्रय बही, सेल्स बुक, माल का उधार विक्रय। इसमें हम जितना माल उधार बेचते हैं उनका लेखा किया जाता है। संपत्ति उधार बेचते हैं उसका लेखा नहीं किया जाएगा, ये हम ध्यान रखेंगे। अगर माल नगद विक्रय होता है तो उसका लेखा कैश बुक में किया जाएगा, उसका लेखा कैश बुक में किया जाएगा। बच्चों, इसके बाद क्रय वापसी बही आती है, परचेज रिटर्न बुक। जब हम माल क्रय करते हैं तो माल क्रय करने के दौरान हो सकता है कि विक्रेता ने गलत रेट लगा दिया हो सकता है कि उसने खराब माल भेज दिया हो सकता है पैकिंग सही नहीं हो सकता है मेरे ऑर्डर के अनुसार माल ना भेजा हो, तो मुझे माल वापस करना पड़ता है। तो खरीदा हुआ माल वापस करते हैं तो उसे हम परचेज रिटर्न बुक में उसका लेखा करते हैं। आपूर्तिकर्ता को माल वापसी, अगर हम आपूर्तिकर्ता को माल वापस करते हैं तो उसका लेखा क्रय वापसी बही में करेंगे। नेक्स्ट है विक्रय वापसी बही, सेल्स रिटर्न बुक। ग्राहकों द्वारा माल वापसी, जिस तरीके से हम खरीदा हुआ माल वापस करते थे किन्हीं कारणों से, उसी तरीके से जो माल हमने बेचा है वो भी किन्हीं कारणों से वो ग्राहक जो है माल वापस कर सकता है, तो उसका लेखा हम विक्रय वापसी बही में करेंगे। प्राप्ति पत्र बही, बिल्स रिसीवेबल बुक। इसमें होता क्या है कि जब हम उधार लेन देन करते हैं तो हम अपने आप को, व्यवसायी जो है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बिल लिख लेता है और विक्रेता से स्वीकार करा लेता है, विक्रेता से स्वीकार करा लेता है। तो वो बिल स्वीकार करके मुझको वापस कर देता है, तो उसका रिकॉर्ड जितना भी होगा बिल्स रिसीवेबल बुक में प्राप्त विपत्र बही में लेखा किया जाएगा। देय विपत्र बही, इसी तरीके से हम भी उधार माल खरीदते हैं, उधार माल खरीदते हैं तो हमको भी बिल पर स्वीकृति उसको देनी पड़ेगी, और जब हम बिल को स्वीकृत करके विक्रेता को वापस करते हैं तो वो देय विपत्र बही हो जाता है और उसका लेखा हम देय विपत्र बही में करते हैं। मुख्य रोजनांता, जनरल प्रॉपर, उपरोक्त पुस्तकों में स्थान न पाने वाले लेन देन। अर्थात ये जो 7 पुस्तकें हैं, इन 7 पुस्तकों में जब हम लेखा नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसे लेन देन होंगे जो 7 पुस्तकों के अतिरिक्त लेन देन होंगे, उनका लेखा हम जनरल प्रॉपर में करते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन लगाना, जैसे लाभ हानि का लेखा करना, या अन्य कोई संपत्ति खरीदना, उधार खरीदना या उधार बेचना, वो सब लेखा आकर के हम जनरल प्रॉपर में कर देते हैं। अर्थात ये हमको ध्यान रखना है कि जो इन 7 बहियों में स्थान नहीं पाएगा, जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी लेन देन इन 7 बहियों में नहीं लिखा जाएगा, उनका लेखा हम जनरल प्रॉपर में करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। बच्चों, जैसा कि मैंने अभी इससे पहले वर्गीकरण बताया आपको, अब रोकड़ पुस्तक, कैश बुक, जिसमें हमने डिवीजन किया, सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक और पीटी कैश बुक। इसमें इसका प्रोफार्मा प्रारूप कैसा होता है और कुल कितने खाने होते हैं। जैसे अगर हम 1 कॉलम कैश बुक की बात करें तो, या सिंपल कैश बुक की बात करें तो इसमें कुल 10 खाने होते हैं। डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, वाउचर नंबर, अमाउंट, ये इतने खाने, 5 खाने डेबिट के हो जाएंगे। इसी तरीके से 5 खाने क्रेडिट के हो जाएंगे। डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, वाउचर नंबर, अमाउंट। अब हम देखेंगे कि इसको हम तैयार कैसे करें। डेबिट पक्ष में जितनी भी हमको रोकड़ प्राप्ति हो रही है, रोकड़ प्राप्ति कैसे हो सकती है। मान लो माल बेचा तो माल बेचने में जो एंट्री होती है वो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो चूंकि ये कैश बुक कह लो या कैश अकाउंट कह लो, तो
आपको समझाया गया है कि लेजर में उस लेजर का नाम अंदर नहीं आना चाहिए। क्योंकि कैश बुक है तो कैश बुक के एंट्री जो हुई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश डेबिट है, हम डेबिट में जाएंगे और टू सेल्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे? टू सेल्स अकाउंट। जो डेट होगी वो डेट लिख देंगे। इसी तरीके से सपोज दैट मैंने माल खरीदा, तो माल खरीदेंगे नगद तो पैसे का भुगतान करना पड़ेगा, रोकड़ का भुगतान करना पड़ेगा। तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यहां डेट डालेंगे और बाई परचेज। अब आपको ध्यान बस यही रखना है कि यदि किसी भी ट्रांजैक्शन में यदि रोकड़ की प्राप्ति हो रही है तो उस एंट्री के अपोजिट, कैश के अपोजिट जो भी कुछ लिखा गया हो, जैसे फर्नीचर बेचा, नगद प्राप्ति हुई तो टू फर्नीचर, मशीन बेची तो टू मशीन है, माल बेचा टू सेल्स, या किसी से रोकड़ प्राप्ति, मान लो राम से रोकड़ प्राप्ति हुई तो टू राम है, कोई स्क्रैप बेचने से आपको रोकड़ की प्राप्ति हुई तो टू स्क्रैप। इसी तरीके से हम पेमेंट में हम सैलरी पेमेंट करेंगे तो बाई सैलरी, रेंट पेमेंट करेंगे तो बाई रेंट, वेजेज पेमेंट करेंगे तो बाई वेजेज, ईटीसी जो भी है। अगर हम नगद फर्नीचर खरीद रहे हैं तो बाई फर्नीचर, नगद मशीन खरीद रहे हैं तो बाई मशीन, नगद बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो बाई बिल्डिंग। इस तरीके से इसकी एंट्री हम कर देते हैं। करने के बाद यहां हम आपको जो 10 खाने वाली रोकड़ बही है, सॉरी, जिस बही में 10 खाने होते हैं अर्थात 1 कॉलम कैश बुक जो है, तो 1 कॉलम कैश बुक में जो 10 खाने होते हैं इसमें हमको ध्यान रखना है कि इसमें ना ही कहीं डिस्काउंट का जिक्र है और ना ही बैंक का जिक्र है। अर्थात इस बही में दोनों पक्ष या तो बराबर आएंगे या डेबिट बैलेंस ही आएगा। हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि रोकड़ पुस्तक का शेष कौन सा शेष बताता है, तो आप वहां पर आंसर डेबिट शेष ही लिखेंगे। क्योंकि ये नहीं पूछा गया कि 3 खाने वाली रोकड़ बही या 2 खाने वाली रोकड़ बही या 1 खाने, सिंपल पूछा गया कि रोकड़ पुस्तक में कुल कितने खाने होते हैं, तो आप बताएंगे 10। अगर आपसे ये पूछा जाता है 3 खाने वाली रोकड़ बही में कुल कितने खाने होते हैं, तो आप बताएंगे 14। यदि आपसे पूछा जाता है 2 खाने वाली रोकड़ पुस्तक में कितने खाने होते हैं, तो आप बताएंगे 12। तो इसका जो शेष होता है सिंपल कैश बुक का, हमेशा डेबिट शेष आएगा या तो दोनों साइड आपस में बराबर हो जाएंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। दूसरा जो डबल कॉलम कैश बुक है, हाँ एक चीज और मैं यहां डिफाइन करना चाहता हूं, यहां पर लेजर फोलियो और बाउचर नंबर। आपका ये प्रश्न होगा कि सर ये बाउचर नंबर क्या है या एलएफ क्या है। एलएफ लेजर फोलियो और वीएच बाउचर नंबर। आप जानते हैं चाहे हम जर्नल एंट्री करें चाहे हम कैश बुक बनाएं, इसको ट्रांजैक्शन करने का कोई न कोई बेस होता है। बिना किसी बाउचर के, बिना किसी प्रमाणक के हम कहीं पर लेखा नहीं करते हैं। तो जब भी ट्रांजैक्शन हुआ होगा या तो बीजक बना होगा या कैश मीमो होगा, उसकी बेस पर हम जो भी नंबर होता है उस बीजक का या कैश मीमो का, तो हम वो बाउचर नंबर में वो क्रमांक डाल देते हैं। एलएफ का क्या प्रयोग है, लेजर फोलियो का क्या प्रयोग है, इसको हिंदी में बोलते हैं खाता पृष्ठ संख्या। खाता पृष्ठ संख्या का क्या योगदान है कि जब हम इससे लेजर तैयार करेंगे, क्योंकि ये जनरल एंट्री के प्लेस पर ही बात हो रही है, तो जनरल एंट्री से भी लेजर बनता है और हमारे कैश बुक से भी लेजर तैयार किया जा सकता है और किया जाता है। तो जिस पृष्ठ पर जो एंट्री पोस्ट होगी वो उस पृष्ठ संख्या लेजर की यहां पर डाली जाती है। क्लियर है?
डबल कॉलम कैश बुक, इसमें कुल 12 खाने होंगे। इसमें भी हम ध्यान रखेंगे कि जो भी प्राप्ति हो रही है रोकड़ में, ये डेबिट साइड, और जो भुगतान हो रहा है वो क्रेडिट साइड, और इधर क्रेडिट होगा, इधर डेबिट होता है 5 खाने, यहाँ पर भी डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, इधर भी डेबिट होगा और क्रेडिट होगा। तो डेबिट में जो हमारे 6 खाने यहाँ पर हैं, जैसे जब हम माल बेचते हैं, माल बेचते समय हो सकता है कि मुझे छूट देनी पड़े, नगद छूट देनी पड़े। व्यापारिक छूट तो यहाँ पर नहीं दिखाई जाती है, व्यापारिक छूट ऑलरेडी उसके अंकित मूल्य से घटा करके ही ट्रांजैक्शन किया जाता है। लेकिन यदि नगद छूट है तो उसका लेखा यहाँ पर होगा। यदि हमने माल बेचा और मैंने नगद छूट दी तो नगद छूट यहाँ पर लिखा जाएगा। चूंकि दे रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट है डिस्काउंट, तो डेबिट साइड में हम इसको लिखेंगे। इसी तरीके से क्रेडिट साइड में जब हम माल खरीदते हैं तो मुझे नगद छूट प्राप्त होगी, और नगद छूट प्राप्त होगी नॉमिनल अकाउंट में कोई भी आय क्रेडिट होती है, इस नाते यहाँ पर डिस्काउंट को क्रेडिट किया जाएगा। डिस्काउंट का कॉलम का इतना ही योगदान है। डिस्काउंट के कॉलम का कोई बैलेंस नहीं निकाला जाता है। यदि मान लो डेबिट में 50 रुपया आया है तो हम डेबिट में यहाँ 50 रुपया लिख देंगे। क्रेडिट में मान लो 80 रुपया लिखा है तो हम इसका टोटल 80 रुपये कर देंगे। अब शेष किसका निकाला जाता है? इस कैश वाले कॉलम का। इस कैश वाले कॉलम का हम शेष निकालते हैं। ये कैश वाला कॉलम या तो डेबिट शेष आएगा या तो बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से 3 कॉलम कैश बुक की बात जब करते हैं तो 3 कॉलम कैश बुक में भी आप ध्यान देंगे कुल 14 खाने हैं। डेट है, पार्टिकुलर है, एलएफ है, वाउचर नंबर है, डिस्काउंट है और कैश है। यहां पर ये कॉलम और बढ़ गया जिसे बैंक, जो हम बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं, चेक में करते हैं या बैंक में पैसा जमा करते हैं या बैंक से पैसा निकालते हैं या बैंक से चेक से पैसा निकालते हैं या बैंक में चेक डिपॉजिट करते हैं, उन सभी लेन देनों का लेखा भी इसी कैश बुक में। यहां पर हम ये मानकर चलते हैं, यहां पर मेरे तीन खाते तैयार हो रहे हैं, डिस्काउंट, कैश, बैंक। इसी तरीके से क्रेडिट साइड में डिस्काउंट, कैश, बैंक। तो ये जो खाने आपके हैं, आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर कैश का जो कॉलम है उसका शेष तो हमेशा डेबिट आएगा, लेकिन बैंक के कॉलम का शेष डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। अब बात आती है कि डेबिट में यदि मान लो बैंक से पैसा निकाला तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब यहां पर और अन्य ट्रांजैक्शन तो सेम ऊपर जैसे ही होंगे, लेकिन जो बैंक से ट्रांजैक्शन कभी कभी दोनों लड़ जाता है। कैश में भी उसका लेखा होना रहता है और बैंक में भी उसका लेखा होना रहता है। अर्थात इसे हम काउंटर एंट्री के नाम से जानते हैं। काउंटर, विरोधाभास लेके, हिंदी में बोलेंगे विरोधाभास लेके। अर्थात हम किसी कॉलम को चुन लेते हैं, हम लोग अक्सर एलएफ में चुन लेते हैं। मान लो एक एंट्री में लिखता हूं कि बैंक से रोकड़ निकाला, तो बैंक से जब रोकड़ निकालेंगे तो मान लो 2000 रुपये, तो 2000 रुपये निकाले तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक और 2000, ये इसकी जनरल एंट्री हो गई। अब बात आती है पोस्टिंग की। पोस्टिंग की जब करने जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि कैश भी डेबिट है और बैंक भी डेबिट है। तो कैश भी डेबिट है तो कैश हम टू बैंक लिखेंगे, इधर आएंगे लिखेंगे टू बैंक, अर्थात पैसा आया है। पैसा आया है, जब टू बैंक लिखा तो ये पैसा भी हम कहां लिखेंगे? बैंक के कॉलम में। सॉरी, ये पैसा चूंकि टू बैंक लिखा है तो इसका पैसा कहां लिखा जाएगा? कैश में। 2000 रुपये कैश में लिख दिया। इसी तरीके से बाई कैश अकाउंट, और ये पैसा कहां लिख देंगे? बैंक के कॉलम में 2000। इसी को कहते हैं काउंटर एंट्री, और इसको हम एलएफ में सी से डिनोट कर देंगे। अर्थात हम जब पूरा
लेजर तैयार कर लेते हैं, पूरा ये कैश बुक तैयार कर लेते हैं, तो इस पर हम देखते हैं कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन जो हैं दोनों में हुए हैं, और वो हम देख पाते हैं ये सी से, जहां जहां सी लिखा होगा अर्थात ये दोनों तरफ उसका लेखा किया गया है। इसे ही कॉन्ट्रा एंट्री, विरोधाभास लेखे के नाम से जानते हैं। जैसे बैंक से रोकड़ निकाला तो ये एंट्री हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसी तरीके से बैंक में पैसा जमा करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इधर टू कैश हो जाएगा, पैसा बैंक में चला जाएगा, इधर बाई बैंक हो जाएगा और पैसा कैश में लिख दिया जाएगा। इस तरीके से हम ये तीनों आज मैंने आपको बताया कि 1 कॉलम कैश बुक कैसे तैयार होती है, 2 कॉलम कैश बुक कैसे तैयार होती है, 3 कॉलम कैश बुक कैसे तैयार होती है, किसका शेष डेबिट आता है या बराबर हो सकता है। तो 1 कॉलम का शेष या तो बराबर हो जाएगा या तो डेबिट शेष आएगा। 2 कॉलम का भी यहाँ पर चूंकि डिस्काउंट का शेष निकाला नहीं जाता तो डिस्काउंट में जो डेबिट में टोटल हो डेबिट में कर देंगे, जो क्रेडिट में टोटल हो क्रेडिट में कर देंगे, और शेष इसका भी डेबिट शेष आएगा या तो बराबर आएगा। और 3 कॉलम कैश बुक का जो मामला है, कैश डेबिट शेष आएगा कैश के खाने वाला, लेकिन बैंक के खाने वाला डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। आज मैंने ये कैश बुक के बारे में बताया आपको। अगली क्लास जो होगी उसमें हम परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसेबल बुक, जनरल प्रॉपर कैसे तैयार करते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।